इज ऑडियो वीडियो क्लियर? अगर क्लियर है तो बढ़िया से आगे बढ़ जाते हैं। आज हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं और ठीक है शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नमस्कार, इंस्पायर से मैं हूं गौरव। आज मेडाइवल हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, तो बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज। तो आज हम देखेंगे मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत। तो हमारा मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटनाएं वो हमारी मेडाइवल हिस्ट्री में आती हैं। मध्यकालीन भारत, अच्छा कौन कौन से इवेंट हुए उनके बारे में हमको पढ़ना है। इतिहास को 3 भागों में बांटा है। मध्यकालीन, ठीक है, ये है प्राचीन भारत, इससे पहले होता है प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत। ठीक है, ये होता है आधुनिक भारत। अब इसके अंदर क्या है, तीनों चीजें, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों को आप पढ़ोगे हिस्ट्री के भीतर, तीनों को मिला के। तो आज हम मध्यकालीन से शुरू कर रहे हैं। मध्यकालीन से शुरू करने का मतलब ये है, प्राचीन में कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आधुनिक भारत, पहले हम मध्यकालीन पढ़ते हैं, फिर आधुनिक पढ़ते हैं, उसके बाद प्राचीन भारत के पे जाते हैं। ठीक है, तो ये शुरू होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अरब आक्रमण। क्या पढ़ेंगे? अरब आक्रमण। ठीक है, अरब आक्रमण। फिर क्या पढ़ेंगे हम? तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम यहाँ पे तुर्की साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य की स्थापना। और इसके बाद ये इसमें आ जाएंगे आगे मुगल। ठीक है, तुर्की साम्राज्य की स्थापना और इसमें कुछ वंश आएंगे, उनके बारे में देखेंगे। फिर आ जाते हैं मुगल, और इनको मिलाने के बाद, इतना आप कंप्लीट कर लोगे, इनको मिलाने के बाद ये आपका बनाता है क्या? मध्यकालीन भारत को। तो इनको हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण, और तुर्की साम्राज्य की जो स्थापना की गई, जो वंश आए धीरे धीरे करके, उनके बारे में भी देखेंगे आगे चल के, आगे की क्लास में। और फिर मुगल पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारा डस्टर वेट, तो हम अरब आक्रमण देखेंगे अब। ठीक है, तो अरब आक्रमणकारी कौन था? देखो, ये हमारा प्राचीन भारत है। यहाँ पे नक्शा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा भारत है, ऐसे करके कुछ, और यहाँ से लग जाता है हमारा, ठीक है, ये क्या है आपका? अरब सागर, अरब सागर, अरेबियन सी, और यहाँ पर हिंद महासागर है। ठीक है, और यहीं पे एक कंट्री पड़ती है श्रीलंका। ये पड़ जाता है हमारी अरब कंट्रीज। ठीक है, अरब देश, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? अरब देश। और यहाँ पढ़ेंगे हमारे इस हिस्से में आपका ये पाकिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान, ये कंट्रीज पड़ती। इनके बाद कौन पड़ जाते हैं? अरब देश। और अरब देश कहाँ पे लगते हैं? अरब सागर में। ठीक है, तो हमारा ये जो भारत है, तो अरब आक्रमण कब हुआ? ठीक है, तो बात कब की है? 712 ईस्वी की, 712
ईस्वी की। तो 712 ईस्वी में एक घटना होती है कि ये है श्रीलंका, और श्रीलंका से जहाज तोहफे लेकर जाते हैं कहाँ पे, इस तरफ अरब देशों में। और किसे के लिए थे वो तोहफे? वो तोहफे थे खलीफा के लिए। जो इस्लाम धर्म का प्रमुख होता है उसे कहते हैं खलीफा। तो खलीफा के लिए जो तोहफे श्रीलंका से जहाज द्वारा निकलते हैं। अब यहाँ पड़ता है सिंध वाला क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? सिंध। प्राचीन भारत में से सिंध बोला जाता था। तो सिंध में कुछ समुद्री डाकू लुटेरे क्या कर लेते हैं, इस सामान को चुरा लेते हैं, लूट लेते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे खलीफा एक व्यक्ति को एक तुर्की सरदार को आदेश देता है कि तुम भारत पे क्या करो, आक्रमण करो। ठीक है। वो व्यक्ति कौन था? मंसूर हज्जाज। मंसूर हज्जाज कहाँ पे बैठा है? अरब में। अच्छा, सिंध का राजा कौन था उस समय? दाहिर। ये शाही वंश का राजा था, ये आपका दाहिर। इसका शासन है सिंध पर। तो दाहिर को मंसूर हज्जाज खत लिखता है कि जो तोहफे हैं आपके क्षेत्र में लूटे गए हैं, तो आप उनको पकड़वाओ। लेकिन यहाँ से कोई क्या रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इससे गुस्सा होकर मंसूर हज्जाज आक्रमण करता है भारत पर। कहाँ पे? सिंध में। और आक्रमणकारी कौन था? तो आप याद रखोगे, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ये इसका सेनापति था, मंसूर हज्जाज का, और इसका दामाद था। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, दाहिर के विरुद्ध, कब की बात है? 5 जून 712 ईस्वी को आक्रमण करता है सिंध में, और दाहिर को क्या कर देता है? परास्त कर देता है। और दाहिर को परास्त कर दिया। तो ये था हमारा पहला आक्रमण, इसे बोलते हैं हम अरब आक्रमण। अरब आक्रमण के बाद भारत में विदेशी आक्रमणकारियों की आवाजाही बढ़ गई। तो प्रथम विदेशी आक्रमण कौन सा था? अरब आक्रमण। ये अरब थे। अब मोहम्मद बिन कासिम सिंध वाले क्षेत्र के बाद भारत में आगे प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर परमार, चंदेल इत्यादि वंशों के राजा ने मिलकर इसे रोक दिया। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम या जो अरब हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए इसके बाद। तो प्रथम आक्रमणकारी कौन था? अरब। तो आप कौन किसका बोलोगे? मोहम्मद बिन कासिम का। तो ये कौन है? प्रथम आक्रमणकारी। ठीक है, प्रथम आक्रमणकारी। ठीक है। अच्छा, दाहिर की हारने की ये जो सिंध विजय की जानकारी है, ये हमें एक बुक से मिलती है जिसका नाम है चचनामा। ठीक है। चचनामा, चच जो है, इसमें जो चच शब्द आया है, चच थे जो आपके दाहिर हैं, इसके चाचा, तो उनके नाम पे ये पुस्तक लिखी गई है चचनामा। इससे हमें जानकारी मिलती है सिंध विजय की। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम यहीं से वापस लौट जाता है, भारत में आगे और नहीं आता है, और अरब लोग भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। आक्रमण करके लूटपाट की, लेकिन साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। ठीक है। तो अब इसकी कुछ 4 पॉइंट आईएमपी देखेंगे कि अरब आक्रमण के। ठीक है। तो आप अरब, अगर आपसे कोई पूछे कि अरबों ने भारत में साम्राज्य स्थापित किया, तो उसका उत्तर होगा नहीं। आगे जाके तुर्की लोगों ने प्रथम मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया था, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अरब आक्रमण में कुछ बातें थी, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम यानी कि MBK। ठीक है, क्यू मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया।
जजिया कर लगाया। तो ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने जजिया कर को इंट्रोड्यूस किया भारत के अंदर। जजिया होता क्या है, जो लोग मुस्लिम नहीं है उन लोगों को सम्राट को पैसे देना पड़ेंगे, उसे कहते हैं जजिया। तो जजिया कर प्रथम किसने लगाया है, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, 712 ईस्वी में। और इनका उद्देश्य क्या था, अगर उद्देश्य की बात करें कि अरबों का आक्रमण का उद्देश्य क्या था, तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना तथा लूटपाट, ये इनके उद्देश्य थे। अच्छा, अब जब आक्रमण हुआ तो अरबों से भारतीयों ने कुछ चीजें सीखी और भारतीयों से अरब लोग भी कुछ चीजें सीखे। तो भारत से क्या सीख के गए, भारत से सीखा तो अरबों ने क्या सीखा, पहली चीज तो सीखी गणित। जो हमारी गणित है, गणित में जो प्रणाली चलती है रैशनल नंबर, जिसे दशमलव प्रणाली कहते हैं, वो किसने सीखी, अरबों ने भारत से गणित में प्रणाली सीखी, ठीक है, गणित सीखा। इसके अलावा सीखा ज्योतिष। तो ज्योतिष का जो ज्ञान है वो भी भारतीयों से अरबों को प्राप्त हुआ और गणित और ज्योतिष बाद में जाके अरबों ने पूरे विश्व में फैलाए। इसके बाद अरबों से क्या सीखा गया, भारत ने भी कुछ सीखा होगा। तो भारत ने सीखा खजूर की खेती, खजूर की खेती जो पहले होती नहीं थी भारत में, ये अरबों के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। खजूर की खेती के अलावा ऊंट पालना, जो ऊंट पालन है वो भी हमने अरबों के द्वारा सीखा। तो दो चीजें वो हमसे सीखे गए, दो हमने उनसे सीखी। तो ये था हमारा अरब आक्रमण। अब इसके बाद देखते हैं तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमणकारियों में पहले जो दो थे उन्हीं के द्वारा मुख्यतः शुरुआत की गई तो तुर्क आक्रमण की। पहला था महमूद गजनबी और दूसरा है आपका मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो ये दोनों के बारे में पढ़ते हैं आज। फिर कल से हम वंश पढ़ेंगे। जब मोहम्मद गौरी चला जाता है तो वहां से शुरू होता है गुलाम वंश, ठीक है। तो वहां से आगे पढ़ेंगे गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश, फिर मुगल आते हैं, ठीक है। मुगल के बाद अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, जो अन्य विदेशी आते हैं यूरोपियंस, वहां से आधुनिक भारत पढ़ते हैं। तो मध्यकालीन भारत की जो घटनाएं हैं उसमें अब हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। तो ये था आपका अरब आक्रमण, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक, अब देखते हैं तुर्क आक्रमण। तो हम देख रहे हैं तुर्क आक्रमण। तो पहला तुर्क आक्रमण होता है महमूद गजनबी, या इसे गजनी भी कहते हैं, महमूद गजनी या गजनबी, दोनों लिखा मिल जाएगा आपको बुक में, ठीक है। तो महमूद गजनबी के बारे में देखते हैं कुछ। तो तुर्क में पहले तो आप देखो ये तुर्क शब्द है, तो ये तुर्की देश के लोग थे। ये कहाँ के रहवासी थे, तुर्की देश के, ठीक है। अरब के आगे भी ऊपर की तरफ पड़ते हैं उज्बेकिस्तान, तुर्की, तो वहां के निवासी थे कौन, तुर्क। और वहां पे एक रियासत थी जिसका नाम था गजनी। क्या नाम था, गजनी। तो गजनी का शासक कौन बना, यहाँ पे देखेंगे। तो गजनी के ऊपर तुर्क साम्राज्य की स्थापना करता है अलप्तगीन। कौन, अलप्तगीन। और अलप्तगीन ने गजनी के आसपास के क्षेत्रों में तुर्की साम्राज्य को विस्तारित किया। उसके बाद इसी का गुलाम आता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, तो अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर शासन किया और इसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद इसी का पुत्र, सुबुक्तगीन का पुत्र था, इसका पुत्र कौन था, महमूद गजनी, महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनबी।
तो महमूद गजनबी को बगदाद के खलीफा ने प्रशंसा में 2 टाइटल दिए। पहला था यामिन, और ये खलीफा का नाम भी बता देता हूं, ठीक है। बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्ला, उस टाइम पे कौन था? अल कादिर बिल्ला। इसके द्वारा 2 टाइटल दिए गए थे। किसको? महमूद गजनबी को। पहला था यामिन उद दौला और दूसरा था यामिन अल मिल्ला, ठीक है। ये 2 टाइटल जो है अल कादिर बिल्ला या बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनबी को दिए गए। इनके मतलब होते हैं, इसका मतलब है साम्राज्य का संरक्षक और इसका मतलब है साम्राज्य का दाहिना हाथ, ठीक है। इसके चलते कौन प्रसन्न हो गया? महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी शपथ लेता है कि मैं भारत में प्रतिवर्ष आक्रमण करूंगा। प्रतिवर्ष आक्रमण करने की शपथ ली किसने? महमूद गजनबी ने। और इसका टाइम पीरियड था 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक। ये इसका क्या था? टाइम पीरियड था। 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक कौन ने शासन किया? महमूद गजनबी ने। तो इसके पहला अटैक कब कब हुआ वो देखते हैं। आप इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो पहला इसका अटैक होता है सन 1000 ईस्वी में, ठीक है। तो सन 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण किया पंजाब में। पंजाब में उस समय शासन था शाही वंश के राजा, किसका? शाही वंश का। और उसका राजा कौन था? जयपाल। तो जयपाल को महमूद गजनबी ने क्या कर दिया? जयपाल को परास्त कर दिया और महमूद गजनबी इसमें विजयी होता है। और जयपाल आगे जाके क्या कर लेता है? खुदकुशी, आत्महत्या कर लेता है। फिर इसके अन्य अटैक होते हैं, तो उनमें से हम कुछ आईएमपी देखेंगे। इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया। 17 आईएमपी नहीं है, जिनमें से कुछ बार हारा भी, कुछ बार जीता भी, लेकिन हम कुछ आईएमपी चीजें ही देखेंगे, ठीक है। उनमें से आप देखो 1008 में इसका अटैक कहां पर? वो था ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी शक्तिपीठ है। तो वहां पर इसका अटैक था और यहां पर इसने बहुत सारी संपत्ति जीती। इसके बाद इसने अटैक किया 1000, कब की बात है ये? 14 ईस्वी में, ठीक है। कहां पर? हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में जगह थी थानेसर, ठीक है, थानेसर। तो थानेसर में आक्रमण करता है महमूद गजनबी 1014 ईस्वी में। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिनका नाम था चक्र सौमिन मंदिर। तो चक्र सौमिन मंदिर ये विष्णु भगवान का मंदिर था और इसमें आक्रमण करता है कौन? महमूद गजनबी। और चक्र सौमिन की प्रतिमा को अपने साथ गजनी प्रदेश ले जाके क्या करता है? रंग भूमि में रखवा दिया। किसने? महमूद गजनबी ने, ठीक है। तो थाने तो चक्र सौमिन मंदिर हरियाणा थानेसर में 1014 ईस्वी में अटैक करता है कौन? महमूद गजनबी, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट आईएमपी अटैक देखेंगे तो वो होता है 1018 ईस्वी में। और ये अटैक देखें तो ये था आपके राज्यपाल, एक राजा था उसके खिलाफ। ये राजा था मथुरा कन्नौज, ठीक है। मथुरा और कन्नौज का जो राजा था राज्यपाल, उसके खिलाफ अटैक करता है महमूद गजनबी। और इस अटैक के साथ राज्यपाल की हार होती है और एक राजा थे जिनका नाम था विद्याधर।
क्या? विद्याधर। तो विद्याधर कहाँ के राजा थे? एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था चंदेल वंश। चंदेल वंश के राजा थे विद्याधर, ठीक है। और कहाँ की जगह? बुंदेलखंड में एक जगह पड़ती है कालिंजर। तो कालिंजर के राजा। अब विद्याधर क्या करता है, एक ग्रुप बनाता है कुछ राजाओं का और राज्यपाल को क्या करता है, दंड देने के लिए कि महमूद गजनबी के विरुद्ध तुम लड़े क्यों नहीं, इस बात का दंड देने के लिए विद्याधर राज्यपाल की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। 1018 ईस्वी में राज्यपाल पर अटैक किया महमूद गजनबी ने और राज्यपाल बिना लड़े ही भाग गया। उसका दंड देने के लिए विद्याधर ने क्या किया, राज्यपाल की हत्या करवा दी। अच्छा, फिर महमूद गजनबी ने जो अपना अगला अटैक किया वो विद्याधर के खिलाफ किया, ठीक है, क्योंकि उसे भनक लगी कि मार्केट में एक सलमान खान घूम रहा है और विद्याधर के खिलाफ अटैक करता है। तो विद्याधर भी रात के समय अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया, ठीक है। विद्याधर भी क्या किया, भाग गया। इसके बाद आपका महमूद गजनबी ने अटैक किया, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, तो अगला इसका जो अटैक था महमूद गजनबी का, ये पूरा ही क्लियर कर देते हैं। तो महमूद गजनबी का अगला अटैक था आपका 1018 में किया आपके राज्यपाल के खिलाफ। इसके बाद अगला अटैक आता है आईएमपी जो देखा जाए तो 1025 ईस्वी। ये अटैक कहां पे हुआ था, सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र जिसे आज आप गुजरात के नाम से जानते हो, ठीक है, सौराष्ट्र या गुजरात, ठीक है, गुजरात। और यहां पर एक जगह थी अनहिलवाड़ा, ठीक है, अनिलवाड़ या अनिलवाड़ा। तो अनिलवाड़ में एक राजा थे जिनका नाम था भीमदेव। क्या नाम था, भीमदेव प्रथम, भीमदेव प्रथम, या इन्हीं का एक और नाम था मूलराज प्रथम। क्या नाम था, मूलराज प्रथम, या फिर एक और नाम था नाना मूलराज। क्या था, नाना मूलराज। तो इनके खिलाफ अटैक किया और इस अटैक का कारण था सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर, ठीक है, सोमनाथ का मंदिर। तो भोलेनाथ के जो आपके शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें एक है सोमनाथ, ठीक है। सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। तो सौराष्ट्र में कौन था मंदिर, सोमनाथ का। तो यहाँ पे महमूद गजनबी को पता चला सोमनाथ मंदिर क्या है, प्रसिद्ध था किस मामले में, धन संपदा के मामले में। तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में क्या किया, आक्रमण किया और यहां से उसने कितनी संपत्ति, 20 लाख दीनार की संपत्ति, कितनी संपत्ति, 20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त की मंदिर पर आक्रमण करके। और भीमदेव प्रथम का क्या हुआ, हार गया, ठीक है। इसके बाद महमूद गजनबी का अगला आक्रमण था 1027 ईस्वी में। देखो यहां से जब 20 लाख दीनार लेके ये जाता है तो हरियाणा से गुजरते समय जाट, ठीक है, तो जाट लोगों ने क्या किया, महमूद गजनबी पे आक्रमण किया और उससे क्या कर लिया, 20 लाख दीनार में से कुछ संपत्ति जो धनराशि थी वापस ले ली, ठीक है। तो उस धनराशि को ले लिया, लेकिन महमूद गजनबी ने प्रण किया कि वो लौट के अगला आक्रमण किसके खिलाफ करेगा, हरियाणा में जाटों के खिलाफ। तो जाट लोगों को सबक सिखाने के लिए हरियाणा में, या आप कह सकते हो उस समय पंजाब हरियाणा एक ही था, ठीक है, तो पंजाब में या सिंध में तो जाट के विरुद्ध जो आक्रमण किया 1027 ईस्वी में महमूद गजनबी का, ये अंतिम आक्रमण था। 1027 ईस्वी में क्या था, ये अंतिम आक्रमण के नाम से जाना जाता है, महमूद का अंतिम आक्रमण भारत में, अंतिम आक्रमण, ठीक है। और फिर 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की हो जाती है
मृत्यु 1030 ईस्वी में क्या हो गई इसकी मृत्यु गजनी प्रदेश में। और एक बीमारी है जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया के कारण क्या हो गया, महमूद गजनबी शांत हो गया, खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के बाद कल से शुरू करेंगे हम पढ़ना आपका गुलाम वंश, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके द्वारा गुलाम वंश चलाया गया। तो आज अब देखते हैं क्या मोहम्मद गौरी। पहले इसको हटा देते हैं। ढंग के अच्छी क्वालिटी के मार्कर नहीं मिल रहा है मार्केट में, सारी जगह लॉकडाउन है, बड़ी जुगाड़ करके एक मार्कर लिया, उसे मिटाने में परेशानी हो रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी गजनी प्रदेश में एक जगह थी, गौर का शासक था मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये दो भाई थे, गौरी ब्रदर्स, ये दो कौन थे, भाई थे। ठीक है, और इन दोनों भाइयों ने क्या किया, गजनी पे अधिकार कर लिया 12वीं शताब्दी के भीतर। ठीक है, क्या हुआ, महमूद गजनवी की मृत्यु होने के बाद गजनी क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। जो भी शासक आए वो कैसे थे, इनकेपेबल थे, यानी कि अयोग्य थे। तो गौरी ब्रदर्स ने यानी गौरी भाइयों ने क्या किया, गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। और उस केस के बाद जो आपका एक और इसका भाई वो तो वहीं रह गया, लेकिन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहाँ चलता है, महमूद गजनवी के रास्ते पर, यानी कि भारत की ओर। भारत क्या है, सोने की चिड़िया। ठीक है, उस समय क्या था, भारत सोने की चिड़िया, सबको चाहिए था, भारत ही भारत चाहिए था। तो भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, महमूद गजनवी जब गया था तो महमूद गजनवी ने कौन सी जगह पर, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में कुछ सैनिकों को बिठा दिया था। पंजाब में भटिंडा में क्या किया था, कुछ सैनिक वहां पे रोक दिए थे। अब जब आपका पहले मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है, तो इसने सबसे पहले आक्रमण कहाँ पे किया, मोहम्मद गौरी ने, तो मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है सबसे पहले मुल्तान में। ठीक है, मुल्तान में, ये मुल्तान कहाँ पड़ता है आज, आधुनिक अफगानिस्तान पाकिस्तान में मुल्तान पड़ता है। मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं, वीरेंद्र सहवाग को। ठीक है, शतक ठोका था याद हो, क्रिकेट फैंस है कोई। ठीक है, तो मुल्तान का सुल्तान कहते हैं वीरेंद्र सहवाग को। ठीक है, तो मुल्तान में अटैक करता है और एक जनजाति थी करामाती, उसको हराता है कौन, मोहम्मद गौरी। ठीक है, और ये अटैक इसने शुरू किए आपके 1173 ईस्वी में, और ये पहुंचता है भाई भारत। ठीक है, आधुनिक भारत में पंजाब वाले क्षेत्र में, और भटिंडा में 1173 ईस्वी में इसने क्या किया, भटिंडा को विजय कर लिया, भटिंडा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, अब भटिंडा पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद गौरी कहाँ चलता है, सीधा जाता है कहाँ, गुजरात। ठीक है, गुजरात में वो भी कौन सा स्थान, पाटन। ठीक है, पाटन नामक स्थान पर, यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था भीमदेव द्वितीय। क्या था, भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय। ये वो था भीमदेव प्रथम जिससे महमूद गजनवी ने लड़ाई की थी। ये कौन है, भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय। तो भीमदेव द्वितीय ये थे 9 वर्ष के बालक, और इनकी माता नायिका देवी उस समय इनके नाम से शासन चला रही थी। तो नायिका देवी क्या कर रही थी, नायिका देवी शासन चला रही थी, इनकी माता थी। ठीक है, इनकी माता भीमदेवी की। तो इनके बीच में युद्ध होता है कहां पर, राजस्थान और गुजरात के बीच में एक जगह है माउंट आबू। ठीक है, राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, पर्वत श्रेणी है। तो वो आबू पर्वत श्रेणी की तलहटी में ये युद्ध हुआ, और नायिका देवी ने और कुछ हिंदू राजाओं ने मिलकर मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया। ये बात कब की है, 1178 ईस्वी की। ठीक है, 1178 ईस्वी में, 1173 में भटिंडा में विजय, 1178 ईस्वी में गुजरात के भीमदेव द्वितीय से हार गया कौन, मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी कहाँ जाता है, राजस्थान और दिल्ली के तख्त पर।
और उस समय वहां कौन बैठा था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ये तीसरे राजा थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाने जाते हैं। इसके पहले इनके वंश में 2 राजा हो चुके थे पृथ्वीराज नाम के, और ये कौन से? चौहान, ये चहमान वंश के राजा थे। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण था कब? तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, ये थानेसर के पास में ही है तराइन। ये हुई थी 1191 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान विजय प्राप्त करते हैं और मोहम्मद गौरी भाग जाता है। कहां पे? अपने देश गजनी प्रदेश। भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया पृथ्वीराज चौहान ने। चाहते तो इसकी हत्या कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, और ये सबसे बड़ी गलती कर बैठे। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। अब आता है दूसरा युद्ध जो हुआ 1192 ईस्वी में। अब 1 साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी अब पूरी तैयारी करके आया था, और पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? युद्ध लड़ा। और पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें क्या होता है? मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त करता है। मोहम्मद गौरी क्या करता है? विजय प्राप्त करता है, और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई इस युद्ध में। और फिर इसके बाद क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार की मोहम्मद गौरी की, और कुछ समय बाद विद्रोह करने के कारण मोहम्मद गौरी ने हत्या कर दी पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, अब जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे, इन्हीं के ससुर थे कौन? जयचंद। ठीक है, यहां लिखते हैं जयचंद। जयचंद ये राजा थे, और ये शत्रु थे किसके? पृथ्वीराज चौहान के। इन्होंने सहायता करी थी किसकी? मोहम्मद गौरी की। अब मोहम्मद गौरी और इनके बीच में भी क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। तो इनके बीच के युद्ध को कहा गया चंद्रवार। ठीक है, चंद्रवार का युद्ध, चंद्रवार का युद्ध कहा गया। और इसमें जयचंद की हार हुई, मोहम्मद गौरी जीत गया, और ये युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। ठीक है, 1194 ईस्वी में। अब 1206 में, सन 1206 ईस्वी में कौन? आपका मोहम्मद गौरी जा रहा है कहाँ पे? अपने देश। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1206 ईस्वी में गजनी प्रदेश जाते समय। ठीक है, गजनी जा रहा था। गजनी जाते समय कहां पर? सिंध में, सिंध वाले प्रांत में, यानी कि पंजाब, लाहौर, आधा जो लाहौर पहुंच गया ना आपके पाकिस्तान के पास, उस क्षेत्र में जो आपकी करामाती जनजाति के लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया? महमूद गजनबी की हत्या कर डाली। ये भी जाट थे। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया? मोहम्मद गौरी की हत्या कर डाली। और कब? शाम का समय, नमाज पढ़ते समय। ये नमाज पढ़ रहा था और इसकी हत्या कर डाली आक्रमण करके। ठीक है, तो इस तरह मोहम्मद गौरी हो जाता समाप्त। और इसके 3 गुलाम थे। एक को इसने गजनी में बिठाया। ठीक है, एक को इसने कहा? लाहौर में बिठाया, और एक को बिठाया गया था आपके दिल्ली के तख्त पर। और दिल्ली के तख्त पर बिठाया, उसी का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा? गुलाम वंश की नींव रख देगा। लेकिन 4 साल इसने भी शासन किया, वो सब अब अपन कल देखेंगे, कल की क्लास में। तो कल गुलाम वंश पूरा पढ़ना है अपन को। ठीक है, ये आपका आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिटा देंगे बाद में। तो आज के लिए साइनिंग ऑफ करते हैं। आपको पीडीएफ मिलती चलेगी, हर चीज की जो पढ़ा रहा हूँ सिस्टमेटिक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना रहते हैं आज की क्लास के लिए। जय हिंद, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो।